हाय, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में आज हम बात करेंगे 19 फरवरी की सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मनरेगा अंतर्गत मध्य प्रदेश का वार्षिक लेबर बजट रिवाइज कर कितने करोड़ मानव दिवस का किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 33 करोड़ मानव दिवस कर दिया गया है। मनरेगा के अंतर्गत 2020-21 के लिए जो मध्य प्रदेश का लेबर बजट जो है वो कर दिया गया है 33 करोड़। कितना कर दिया गया है? आपका 33 करोड़ मानव दिवस कर दिया गया है। और ये लक्ष्य जो है वो 31 मार्च 2021 तक पूरा किया जाना है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? 33 करोड़ मानव दिवस बजट में कर दिया गया है मध्य प्रदेश के लिए। इतना मनरेगा के अंतर्गत आपको मतलब मजदूरों से काम करवाना है। कितने दिन का? 33 करोड़ दिन का उनसे मजदूरी, मतलब उनको इतने दिन की मजदूरी मिलनी है पूरे मध्य प्रदेश में टोटल। ठीक है, 31 मार्च 2021 तक। अब बात की जाए थोड़ा सा बैकग्राउंड की कि इतना क्यों किया गया है, तो देखिए सबसे इनिशियली जो रखा गया था वो रखा गया था 20 करोड़ 50 लाख मानव दिवस बजट रखा गया था सबसे पहले। लेकिन प्रदेश में कोरोना काल में मनरेगा श्रमिकों को हर हाथ को काम मुहैया कराकर इस लक्ष्य को सितंबर माह के तक ही अचीव कर लिया गया था। ठीक है, कब तक अचीव कर लिया गया? सितंबर माह तक। तो भारत सरकार के द्वारा इसको पुनरीक्षित किया गया और 28 करोड़ 50 लाख रुपए मानव दिवस कर दिया गया। अब ये लक्ष्य जो था वो 25 जनवरी 2021 तक मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अर्जित कर लिया गया। तो फिर भारत सरकार के द्वारा इसको आगे बढ़ाते हुए 31 करोड़ मानव दिवस किया गया मनरेगा के अंतर्गत। और अभी वर्तमान की स्थिति में अगर देखा जाए तो 18 फरवरी की स्थिति तक 30 करोड़ 63 लाख मानव दिवस मध्य प्रदेश सरकार ने सृजित कर लिए हैं। तो इसलिए अब भारत सरकार ने इसको चेंज करके 33 करोड़ मानव दिवस जो है मध्य प्रदेश का लेबर बजट कर दिया है। पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ पर जो याद रखने वाला पॉइंट है कि मनरेगा के अंतर्गत मध्य प्रदेश का वार्षिक लेबर बजट जो है वो कितना कर दिया गया है रिवाइज करके? तो वो कर दिया गया है आपका 33 करोड़। और अभी वर्तमान की स्थिति में मध्य प्रदेश कितना अचीव कर चुका है? 30 करोड़ 63 लाख मानव दिवस सृजित कर चुका है मध्य प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ पर बात आई है मनरेगा की, तो थोड़ा सा मनरेगा के बारे में देख लेते हैं। मनरेगा की अगर बात की जाए तो देखिए मनरेगा योजना जो है इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 में शुरू किया गया था। ये इस योजना को बात की जाए शुरुआत की तो आपको इसका ईयर विथ डेट याद होना चाहिए। एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है 2 फरवरी 2006 को। और ये पूरे भारत के 200 जिलों में शुरू की गई थी ये योजना। ठीक है, 200 जिलों में अलग अलग चरणों में की गई थी। ठीक है, और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल के नरेगा से मनरेगा किया गया। इनिशियली जब 2006 में ये योजना शुरू हुई थी तो इसका नाम था नरेगा। ठीक है, नेशनल मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। लेकिन 2009 में 2 अक्टूबर 2009 में महात्मा गांधी शब्द को इसमें जोड़ दिया गया और ये पूरी बन गई मनरेगा। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में श्रम करने के इच्छुक सभी परिवारों के वयस्क सदस्यों को वर्ष में कम से कम मतलब एक वर्ष, एक फाइनेंशियल ईयर, एक वर्ष के अंतर्गत 100 दिनों का गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य रखा गया है इस योजना का। बात की जाए ये योजना की तो ये योजना जो है वो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत चलाई जा रही है। और इसको चलाने के लिए जो मेन इकाई है वो है आपकी ग्राम पंचायत। पॉइंट क्लियर है? ग्राम पंचायत इकाई के द्वारा ये योजना चलाई जाती है, क्रियान्वयन किया जाता है। और बात की जाए कि इसकी शुरुआत किसके तहत हुई है, तो इसकी शुरुआत हुई है अधिनियम 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? इसके बाद बात की जाए नेक्स्ट
क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल हाई सिक्योरिटी लैब की स्थापना मध्य प्रदेश में कहाँ की जाएगी? तो देखिए, इसका सही आंसर है आपका नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल हाई सिक्योरिटी लैब जो है वो भोपाल में प्रस्तावित है, भोपाल में बनाई जानी है, जिसके लिए भोपाल प्रशासन के द्वारा जमीन देख ली गई है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बात की जाए तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक इस लैब की स्थापना होगी, जिसमें वायरस के जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में पता लगाया जाएगा कि वायरस कैसे काम करता है, वायरस का खतरा कितना होता है और अदर चीज़ें। इस लैब का जो नाम होगा वो होगा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल हाई सिक्योरिटी लैब। ठीक है, नाम याद रखेंगे, इसका नाम क्या है? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल हाई सिक्योरिटी लैब। ठीक है, और ये केंद्र सरकार की मदद से ये लैब बनाई जाएगी भोपाल में, और इस लैब में वायरस कितना खतरनाक है और उससे लोगों को किस प्रकार का खतरा हो सकता है, इन चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। पॉइंट क्लियर है? इस लैब के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जो अभी बजट घोषित हुआ था 2021-22 का, उसमें 350 करोड़ रुपए जो है वो प्रस्तावित किए गए थे। ठीक है, 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इस लैब को बनाने के लिए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राहक संतुष्टि सूचकांक में राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रैंकिंग क्या है? अभी देखिए, हाल ही में ग्राहक संतुष्टि सूचकांक बताया गया है। जो अलग अलग एयरपोर्ट होते हैं, उन एयरपोर्ट में जो कस्टमर होते हैं वो कितने सेटिस्फाई हैं उस एयरपोर्ट की सर्विसेज में, उसके हिसाब से एयरपोर्ट को रैंकिंग दी जाती है। तो देखिए, पहले आपका जो राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है आपका? तो ये है आपका भोपाल में। तो राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसकी पहले रैंक 5 थी, लेकिन अब उसकी रैंक गिर के 18 हो चुकी है। ठीक है, वो नीचे गिर गया है और अब 18वीं रैंक पे आ चुका है। तो इसका सही आंसर है 18th रैंक। पॉइंट क्लियर है? अब बात की जाए थोड़ा सा डिटेल की, तो देखिए, जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के मामले में 5वें पायदान से 18वें नंबर पर पहुंच गया है आपका राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये सिर्फ 6 महीने के अंतर पे ही हुआ है। ठीक है, ये इतना हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आपको रैंकिंग याद रखनी है 18th नंबर पे। और इस सर्वे में भोपाल को 5 में से 4.60 अंक दिए गए हैं। ठीक है, अगर बात की जाए अदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो जबलपुर एयरपोर्ट को 33वां स्थान और ग्वालियर एयरपोर्ट को 41वां स्थान दिया गया है। पॉइंट क्लियर है? इसके बाद बात की जाए तो टोटल 57 हवाई अड्डों का सर्वे किया गया है पूरे भारत में। कितने? 57। उनमें से राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 18वें नंबर रैंक मिली है। ठीक है, और इस जो ये सर्वे किया गया है कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे, इसमें उदयपुर एयरपोर्ट को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अगर स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है कि इसमें पहला स्थान किसको दिया गया है, तो वो है, पहली रैंक है उदयपुर एयरपोर्ट की। ठीक है, और ये जो सर्वे है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल द्वारा हर 2 बार करवाया जाता है साल में। ठीक है, साल में 2 बार ये सर्वे करवाया जाता है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल के द्वारा ये सर्वे साल में 2 बार करवाया जाता है। पॉइंट क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, बात आई है एयर ट्रांसपोर्ट की, तो थोड़ा सा एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे मध्य प्रदेश में। तो देखिए, मध्य प्रदेश में वायु परिवहन की बात की जाए तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में अगर कहीं वायु परिवहन स्टार्ट हुआ था तो वो हुआ है 26 जुलाई 1948 को। इंदौर से ग्वालियर के लिए पहली हवाई यात्रा शुरू की गई थी। पॉइंट क्लियर है? तो ये याद रखेंगे, डेट इंपॉर्टेंट है। 26 जुलाई 1948 को सबसे पहले मध्य प्रदेश में वायु परिवहन शुरू किया गया था। ठीक है, बात की जाए कहां से कहां तक, तो ये किया गया था आपका इंदौर से ग्वालियर के बीच में सबसे पहला वायु परिवहन 1948 में। ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट,
1948 में। ठीक है, इसके बाद बात की जाए वर्तमान स्थिति में, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय और 3 घरेलू हवाई अड्डे हैं और साथ ही साथ 33 हवाई पट्टियां भी हैं। अब बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की, तो देखिए 2 एयरपोर्ट हैं। पहला है राजा भोज, जिसकी अभी हमने बात की, राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आपका भोपाल में स्थित है। दूसरा है देवी अहिल्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपका इंदौर में स्थित है। पॉइंट क्लियर है। इसके बाद 3 घरेलू हवाई अड्डों की बात की जाए, तो देखिए पहला है आपका राजमाता विजयाराजे सिंधिया, जो कि ग्वालियर में है, और ये ग्वालियर का एयरपोर्ट जो है ये एक सैनिक हवाई अड्डा है। ठीक है, कौन सा हवाई अड्डा है ये? सैनिक हवाई अड्डा। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि सैनिक हवाई अड्डा कौन सा है, तो वो है आपका ग्वालियर का राजमाता विजयाराजे सिंधिया हवाई अड्डा। दूसरा है आपका छत्रसाल हवाई अड्डा, ये आपका खजुराहो में है। ठीक है, जो कि टूरिस्ट हवाई अड्डा है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है आपका दुमना या रानी दुर्गावती, ये जबलपुर में है। रानी दुर्गावती हवाई अड्डा कहाँ है? जबलपुर में। ठीक है, जिसको दुमना हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट क्लियर है। इसके बाद बात करेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की, जो हमने कल 2 क्वेश्चन दिए थे। तो देखिए मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है, ये पूछा था मैंने कल आपसे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सरोजनी सक्सेना। नायडू नहीं है, सरोजनी सक्सेना जो है वो पहली महिला न्यायाधीश हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की। ठीक है, बात की जाए सरोजनी नायडू की, तो ये जो हैं ये 2 चीज़ों के लिए फेमस हैं। एक तो कि आपका जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, तो उसकी ये पहली महिला अध्यक्ष थी। अब देखिए पहली महिला अध्यक्ष से कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो वो थी एनी बेसेंट। लेकिन किसी भारतीय महिला की अगर बात की जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो सरोजनी नायडू थी। पॉइंट क्लियर है, दोनों डिफरेंस क्लियर है। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा हमारा स्टैटिक क्वेश्चन था कि देश का पहला डिजिटल हाई कोर्ट कौन सा है। तो इसका सही जवाब है आपका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। देश का पहला डिजिटल हाई कोर्ट बना है और ये बना है वर्ष 2017-18 में। ठीक है, वर्ष 2017-18 में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जो है वो डिजिटल हाई कोर्ट बन गया था। और इस हाई कोर्ट में जो न्यायालय पक्षकार होते हैं, ठीक है, साथ ही साथ वकील और मतलब वकीलों को जो उनके जो केसेस होते हैं, उनकी जो तारीखें होती हैं, वकीलों को और पक्षकारों को उनकी वर्तमान स्थिति जो होती है, कोर्ट के आदेश अगर कोई आते हैं तो वो इनको ऑनलाइन उपलब्ध कराए जा रहे हैं 2017-18 के बाद से। ठीक है, अब बात की जाए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की, तो देखिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना जो है वो 1 नवंबर 1956 जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तभी से मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट अस्तित्व में है। इससे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो था वो नागपुर में लगता था, लेकिन उसका विघटन नहीं किया गया। मध्य प्रदेश की जब रचना हुई, जब गठन हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में, कहां पर? आपका जबलपुर में एक नया हाई कोर्ट बन गया मध्य प्रदेश के लिए। अब बात की जाए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के खंडपीठ की, तो 2 खंडपीठ हैं, एक इंदौर और दूसरी ग्वालियर। अब देखिए ये खंडपीठें जो हैं वो 1956 से ही चल रही हैं, लेकिन इनको 28 नवंबर 1968 को स्थायी कर दिया गया था। इस तारीख के बाद से ये स्थायी खंडपीठ बन गई है। इससे पहले ये अस्थायी खंडपीठ थी। ठीक है, स्थायी और अस्थायी आप समझ रहे हैं। अब ये स्थायी खंडपीठ हो चुकी हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की। उससे पहले ये अस्थायी खंडपीठ थी, मतलब कभी लग रही कभी नहीं लग रही वाली बात थी। ठीक है, तो डेट याद रखेंगे, 28 नवंबर 1968 के बाद से ये खंडपीठ जो है स्थायी हो चुकी हैं। ठीक है, इसके बाद एक और बात की जाए तो जो आपकी एक और खंडपीठ है, नई खंडपीठ कहां पर प्रस्तावित है, तो नई खंडपीठ आपकी प्रस्तावित है भोपाल में। ठीक है, भोपाल में आपकी नई खंडपीठ प्रस्तावित है, बनाई जानी है। ठीक, पॉइंट क्लियर है। चलिए आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।